हेलो दोस्तों, लाइगल बज़ पर आपका स्वागत है। लाइगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी को बेहतर बना सकते हो। आइए शुरू करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का पहला एपिसोड प्रतिदिन सुने और याद करें। एक प्रारंभिक धारा 1 से 5 धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जाना जाएगा। यह संहिता जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत क्षेत्र पर लागू होती है, परंतु इस संहिता का अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न। उपबंध 1 नागालैंड राज्य को, 2 जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। धारा 2 परिभाषाएं। ए जमानतीय अपराध। जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है, और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि कोई अपराध 3 वर्ष से कम के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है तो वह जमानतीय है। शेष सभी अजमानतीय अपराध हैं। बी आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो। आरोप का कोई भी शीर्ष है। दूसरे शब्दों में आरोप एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा अभियुक्त को इस बात की सूचना होती है कि उसके विरुद्ध अमुक कथित अपराध का अभियोग है। सी संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। 1 असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर। 1 संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, किंतु असंज्ञेय मामले में वे ऐसा नहीं कर सकती है। संज्ञेय अपराध घटित होने की रिपोर्ट पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है, जबकि असंज्ञेय मामले में अपराध के घटित होने का परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही अन्वेषण का कार्य कर सकता है, लेकिन असंज्ञेय मामले में पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा लेनी पड़ती है। डी परिवाद से अभिप्राय इस संहिता के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से लिखित या मौखिक रूप से किसी मजिस्ट्रेट को किया गया वह कथन है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। स्पष्टीकरण। सामान्यतः पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाता है, लेकिन यदि किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट परिवाद और पुलिस अधिकारी को परिवादी समझा जाएगा। परिवाद के आवश्यक तत्व। परिवाद मौखिक या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट को किया जाता है। मजिस्ट्रेट से परिवाद कार्रवाई करने के प्रयोजन से किया जाता है, अतः इसमें यह प्रार्थना होनी चाहिए कि मजिस्ट्रेट अपराधी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे। केवल सूचना देना पर्याप्त नहीं होगा। किसी भी शिकायत को तब तक परिवाद नहीं माना जा सकता जब तक कि वह विधि द्वारा दंडनीय कोई अपराध घटित न करता हो। परिवाद कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसे उस अपराध के बारे में ज्ञान हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसे व्यक्तिगत रूप से उसका ज्ञान हो। यदि यह ज्ञान उसे किसी अन्य व्यक्ति से हुआ है तब भी वे परिवाद कर सकता है। संयुक्त परिवाद। क्या संयुक्त परिवाद वैध है? इस प्रश्न पर विभिन्न न्यायालयों में मत विभेद है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में सर्वप्रथम शशधर आचार्य बनाम सर चार्ल्स टगार्ड के बाद में इस पर संदेह व्यक्त किया, परंतु इसके बाद इसी न्यायालय ने अजल खां बनाम पूरन सिंह के मामले में यह मत व्यक्त किया कि मजिस्ट्रेट प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को परिवादी मानकर आगे कार्रवाई कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शीतल चंद दत्ता बनाम बाबूराम गोदान के बाद में संयुक्त परिवाद को वैध ठहराया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाजपत राम सहगल बनाम राज्य के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि असंज्ञेय मामले में मजिस्ट्रेट की अनुमति से पेश किया गया चालान परिवाद माना जाएगा। परिवाद और प्रथम इत्तला रिपोर्ट में अंतर। परिवाद मजिस्ट्रेट को किया जाता है, परंतु प्रथम इत्तला रिपोर्ट EIR सदैव पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को किया जाता है। परिवाद संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध को किए जाने के बाबत ही किया जाता है, जबकि असंज्ञेय अपराध के बाबत ही किया जाता है।
आई परिवाद की दशा में अन्वेषण मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से ही किया जाता है, जबकि EIR में पुलिस अपने अन्वेषण का कार्य बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति से ही कर सकती है। जी, जांच विचारण से भिन्न ऐसे प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए, जांच का कार्य केवल मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। अन्वेषण, जांच एवं विचारण में अंतर अन्वेषण की प्रकृति न्यायिकेतर होती है, जबकि जांच या विचारण की प्रकृति न्यायिक होती है। अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति करता है, जबकि जांच या विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है, जबकि जांच इसलिए की जाती है कि कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। वहीं विचारण का उद्देश्य अभियुक्त को दोष सिद्ध अथवा दोष मुक्त करना होता है। जांच और विचारण में एक मोटा अंतर यह भी है कि यदि उस कार्रवाई का अंत अपराधी को दंडित किए जाने या छोड़ दिए जाने में होता है तो वह विचारण होता है, नहीं तो वह जांच कहलाती है। इसलिए जिन कार्यवाहियों का अंत दंडित होना या छूटना नहीं है, वे सभी जांच कहलाती हैं। न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य रूप से शपथ पर लिया जा सकता है। 5. स्थानीय अधिकारिता, किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता से वह अधिकारिता अभिप्रेत है जिसमें वह अपनी पूरी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग जो इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त है कर सकता है, और इसमें ऐसा हित भी सम्मिलित है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। महानगर क्षेत्र, इसमें वे क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है। धारा 8(1) जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के लिए उसे महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। धारा 8(2) इस संहिता के प्रारंभ में मुंबई, कोलकाता, मद्रास व अहमदाबाद महानगर क्षेत्र घोषित समझे जाएंगे। धारा 8(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र को घटा बढ़ा सकता है, किंतु उसकी जनसंख्या 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। धारा 8(4) अगर किसी कारण से महानगर की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है तो उस तारीख से राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा वह क्षेत्र महानगर क्षेत्र नहीं होगा, मगर इसके पहले की कार्यवाही जो लंबित है उसी प्रकार चलेगी मानो वह महानगर हो। अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। अपराध से कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में भी अपराध को बताया गया है। 0 पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जब पुलिस थाने में अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से न कर सकता हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान व जलयान भी है। 1 पुलिस रिपोर्ट से पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट से है। लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अधीन लोक अभियोजक के निर्देशों पर कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। धारा 24 लोक अभियोजक 1 प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। 2 केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। 3 प्रत्येक जिले में राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी या एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, परंतु एक जिले में नियुक्त किया गया लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। 4 जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नाम का पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में जिले के लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने योग्य है। 5 कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका नाम उपधारा
4 में के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल में न हो। 6 उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जिस राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है वह राज्य सरकार ऐसा काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, परंतु अगर ऐसे काडर में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल में से किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। 7 कोई व्यक्ति उपधारा 1, 2, 3, 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। 8 केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार किसी मामले के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो, परंतु न्यायालय इस धारा के अधीन अभियोजन को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए पीड़ित को अनुमति दे सकता है। 9 उपधारा 7 व 8 के प्रयोजनों के लिए उस अवधि के दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्य किया है तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे अवधि में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। धारा 25 सहायक लोक अभियोजक 1 राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। 1 केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। 2 कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए पात्र न होगा। उपधारा 3 में उपबंधित दशाओं को छोड़कर 3 जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में भाग लिया है जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या B यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है। धारा 25 अभियोजन निदेशालय 1 राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकती है जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने ही अभियोजक उप निदेशक होंगे जितना वे ठीक समझे। 2 इसकी पात्रता के लिए अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक व्यवसाय करना अनिवार्य है और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। 3 अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा। 4 प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। 5 प्रत्येक लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो राज्य सरकार द्वारा धारा 24 की यथास्थित उपधारा 1 या उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। 6 प्रत्येक लोक अभियोजक अपर या विशेष लोक अभियोजक जो राज्य सरकार द्वारा धारा 24(3) या धारा 24(8) के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों के संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक जो धारा 25(1) के अधीन नियुक्त किया गया है अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ होगा। 7 अभियोजन निदेशक या उपनिदेशक की शक्तियां और कार्यों का उल्लेख कैसे होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। 8 लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। धारा 2(v) उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। धारा 2(w) समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। धारा 2(w) पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया है। पीड़ित शब्द के अंतर्गत उसका संरक्षक व विधिक वारिस भी है। नोट प्रस्तुत उपखंड दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा 31 दिसंबर 2009 को जोड़ा गया। धारा 2(x) वारंट मामला से कोई ऐसा मामला अभिप्रेत है जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। धारा 4 भारतीय दंड संहिता व अन्य विधियों के अधीन अपराध का विचारण 1
भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच व विचारण या अन्य कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर ही होगी। 2. अगर किसी अन्य अपराध के विचारण की प्रक्रिया किसी अन्य विधि में दी गई है तो उसी के अनुसार उसका विचारण होगा। नोट: अगर उस अन्य अधिनियम व दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कुछ विरोध है तो वहां दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध ही लागू होंगे।